जय हिंद दोस्तों। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सिद्धिविनायक संग्रिया की ऑनलाइन प्रस्तुति के हिंदी विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य के आज 14वें अध्याय में हम पहुंच गए हैं। अध्याय का नाम है मिठाई वाला, जो कि भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की लिखी हुई एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। लेखक परिचय से हम डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत करते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर में सन 1899 में हुआ। उनकी पहली कहानी यमुना 1923 ईस्वी में शारदा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इससे पहले वे कविता के क्षेत्र में आ चुके थे। वाजपेयी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपनी प्रभावी सृजन कला का परिचय देते हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं त्यागमयी, पतवार, भूदान, छलना और राय पिथोरा उनके नाटक हैं। विद्यार्थियों, इनके नाटकों में राय पिथोरा और छलना ये दो नाटक हैं। लेखन में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि कहाँ से उपन्यास शुरू हो रहा है और कहाँ से नाटक शुरू हो रहे हैं। तो उपन्यास इनके हैं त्यागमयी, पतवार, भूदान, ये इनके उपन्यास हैं। छलना और राय पिथोरा ये इनके नाटक हैं। कविता संग्रह इनके हैं ओस की बूंदें। इसके अतिरिक्त उन्होंने बालोपयोगी साहित्य का सृजन भी किया, जो बालकों के उपयोग का हो, बालकों के पढ़ने योग्य हो, ऐसे साहित्य का सृजन भी किया। संपादन के क्षेत्र से भी ये जुड़े रहे हैं। कहानीकार के रूप में वाजपेयी जी के प्रमुख कहानी संग्रह मधुपर्क, हिलोर, पुष्पकरिणी, दीपमालिका, उपहार, खाली बोतल, अंगारे, स्नेह आदि हैं। वाजपेयी जी की कहानियों में मध्यम वर्गीय मानसिक ऊहापोह को विशेष महत्व मिला है। मध्यम वर्गीय अर्थात विद्यार्थियों, ऐसे परिवार, ऐसे लोग जो बीच का वर्ग है, ना ही तो बिल्कुल गरीब है और ना ही बहुत ज़्यादा अमीर है, जिनका बस वो इतना कमा लेते हैं कि उनकी दाल रोटी गुजर बसर है वो चलती रहती है और उनके पास कोई बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा नहीं होता। तो ऐसे परिवारों में बहुत सी ऊहापोह से तात्पर्य है कि एक असमंजस की स्थिति, क्या करे क्या ना करे। एक समस्या खत्म होती है, एक नई समस्या शुरू हो जाती है। वेतन आता है, पैसे आते हैं, आते ही वो लगने शुरू हो जाते हैं। कैसे कैसे पूरे महीने को उन्होंने व्यवस्थित करना है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अनेक समस्याओं से ये ऐसे परिवार घिरे रहते हैं। तो वही चीज़ें इनकी कहानियों में मिलती हैं। बदलते समाज और बदलते वातावरण पर एवं नए प्रश्नों एवं समस्याओं को वाजपेयी जी ने अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कुछ कहानियां समाज की विकृत परंपराओं, रूढ़ियों, कुरीतियों आदि को लेकर लिखी हैं। तो कुछ कहानियों में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी, कटुता, अविश्वास, घृणा का सटीक चित्रण हुआ है। उनकी कहानियों में कहीं प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थ के दर्शन होते हैं। आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थ। विद्यार्थियों, प्रेमचंद जी की कहानियों में, प्रेमचंद जी ने जो कहानियाँ लिखी हैं उनमें समाज का एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। अर्थात जैसा हम देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा दे रहा है, उसका शोषण कर रहा है, तो अंत में उसको उस शोषण करने वाले व्यक्ति की मानसिकता परिवर्तित हो जाती है, वो शोषण करना छोड़ देता है और एक आदर्श की स्थापना करता है। तो इस तरह की कहानियाँ ज़्यादातर प्रेमचंद जी ने शुरुआत में लिखी थी और उसी का प्रभाव वाजपेयी जी की कहानियों पर भी है। और कहीं कहीं इनकी कहानियों में शरद चंद्र की भावुकता और मार्मिकता मिलती है। वाजपेयी जी की कहानियाँ आकार की दृष्टि से प्राय छोटी होती है, परंतु उनमें व्यंजकता होती है। व्यंजकता से अर्थात कि वो किसी गहरे अर्थ को प्रतिपादित करती हुई होती है। कथानक अल्प होते हुए कहानियाँ तीव्र घटना क्रम से बांधे रखती है। छोटी होती है लेकिन घटनाएं बड़ी तेजी से इसमें बदलती है, आगे बढ़ती है। शीर्षक आकर्षक और व्यंग्यात्मक होते हैं। भाषा की स्वाभाविकता और कहने का विशिष्ट ढंग वाजपेयी जी की कहानी की निजी विशेषता है। निजी विशेषता है अर्थात ऐसी विशेषता केवल इन्हीं की कहानियों में मिलती है, दूसरे किसी और कहानी में या किसी और कहानीकार की कहानियों में नहीं मिलती है। पहुंचते हैं पाठ परिचय पर।
मिठाई वाला कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को प्रस्तुत किया है। बाल मनोविज्ञान, विद्यार्थियों, बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि बालकों का मनोविज्ञान कैसा है, वो क्या सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, क्या क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं विभिन्न परिस्थितियों में, उसी को ध्यान में रखकर ये कहानी को लिखा गया है। बाल सुलभ चपलता, आकर्षण, हठ, मन की विविध भंगिमाएं इस कहानी में देखी जा सकती है। यह कहानी मानव मन के छिपे वात्सल्य और उसके समर्पण भाव की जीती जागती कथा है। मानव अपने हृदय के अभाव को पूरा करने के लिए किस प्रकार स्वयं को विश्व से जोड़कर संतुष्टि प्राप्त करता है, इसका उदाहरण यह कहानी है। मूल पाठ पर आते हैं। बहुत ही मीठे स्वर में वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। तो ये एक स्वर है जो गलियों में, गांव में की गलियों में, उस छोटे से कस्बे की गलियों में गूंजती रहती है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। लेकिन इसमें इतनी मधुरता है, इतनी मादकता से तात्पर्य एक ऐसा नशा है कि जो भी उसे सुनता है वो अस्थिर हो जाता है। कुछ भी काम कर रहा है वो उसमें उस काम में जब खोया हुआ है तो उसको भूल करके उस स्वर को सुनने में लग जाता है कि ये किसका स्वर है इतना मीठा। उसके स्नेहाभिक्त कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठा छज्जों पर नीचे झांकने लगती है। चिक अर्थात जो पर्दे लगाए गए हैं उन पर्दों को हटा करके छज्जों पर से नीचे की ओर झांकने लगती है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। तो ये जो गाने वाला है उसे बाग बगीचों में आसपास जो खेलने वाले बच्चे हैं उनका झुंड उस गाने वाले को, ऐसा बोलने वाले, खिलौने वाले को घेर लेता है। और तब खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने देख पुलकित हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने वाले से मोल भाव करने लगे, पूछते हैं, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। इसको विद्यार्थियों तोतली भाषा में जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं उसी भाषा में यहाँ लिखा गया है। और यही बाल मनोविज्ञान की बात है कि बच्चे किस तरह से पूछते हैं, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे मोल भाव करते हैं, किस तरह से वो बोलेंगे। तो उस बात को लिख करके लेखक ने ये सिद्ध कर दिया है कि कहानी है वो मनोविज्ञान पर आधारित है और उन्हें भी मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान की अच्छी खासी समझ है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे फिर उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उनका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला एक केछा छुंदल है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला केछा छुंदल है। दोनों बच्चे तुतलाती बोली में, भाषा में जो बात कर रहे थे, अपने हाथी घोड़े उनको बड़े सुंदर लग रहे थे, आपस में वो बतिया रहे थे। घर जब आए खिलौने लेकर के तो उसी दृश्य का चित्रण यहाँ लेखक ने किया है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े इनके खिलौने निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। 2 पैसे कीमत है, बहुत कम कीमत है, लेकिन विद्यार्थियों 2 पैसे कीमत उस समय की है जब ये कहानी लिखी गई थी। आज के हिसाब से नहीं, बल्कि कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय 2 पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा थी, उसमें खिलौने आ सकते थे, तो 2 पैसे में दे गया। लेकिन उस जमाने के हिसाब से भी काफ़ी ये सस्ता सौदा था। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया?
कैसे दे गया यह तो नहीं वही जाने, लेकिन दे गया है इतना तो निश्चय है। जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी क्यों पड़ती। तो ये बात कि इतने सस्ते खिलौने क्यों देकर गया है, इस पर कभी उसने विचार नहीं किया, क्योंकि एक मामूली सी बात थी विद्यार्थी, और हम भी ऐसी कोई बात होती है, ऐसा कोई सौदा हो जाता है तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। 6 महीने बाद, अब उस घटना को, खिलौने वाली घटना को 6 महीने बीत चुके हैं और 6 महीने बाद का चित्रण लेखक ने किया है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया है। पहले खिलौने वाला आया था, अब मुरली वाला आया है और उसी का समाचार पूरे नगर में फैला हुआ है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, अर्थात गुरु है, कलाकार है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। ये सब वहाँ के स्थानीय लोग आपस में बातचीत करते हैं। 2 पैसे में मुरली दे रहा है और घूमता फिरता है, मुरली तो महंगी पड़ी होगी, इतने में उसे क्या मिलता है, ये सब बातचीत चल रही है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी साफा बांधता है। तो जैसा वह था, उसका रंग रूप आकार प्रकार यहाँ बताया गया है एक मित्र के द्वारा कि वो बीकानेरी साफा बांधता है और बिल्कुल दुबला पतला 30-32 वर्ष का व्यक्ति है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? दूसरे व्यक्ति को नहीं पता है कि वो खिलौने वाला ही है या दूसरा है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी था। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसके मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसी खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, यह खिलौने वाला भी उसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास चली गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वो भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए हैं। जो चुन्नू मुन्नू पहले खिलौने लेकर आए थे 2-2 पैसे में, वही उनकी ही माता फिर उनके लिए मुरली लेना चाहती है। तो अपने पति से वो कहती है कि उन्हें उस मुरली वाले को बुला कर लाए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोंथनी अर्थात पाजामा ही ढीला होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को लेने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं। और फिर भी हम इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 तो बहुत सी मुरली लेकर आए थे, लेकिन बच्चों का झुंड, उन्हें नहीं पता है कि मुरली उनके हाथ आएगी या नहीं। वो सोच रहे हैं कि हम सबसे पहले ले लें। उन्होंने मुरली वाले को घेर लिया है, लेकिन मुरली वाला है वो कहता है कि मैं पूरी 57 मुरलियाँ लेकर आया हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें सभी को ये मुरलियाँ दे दूँगा। अब इसके बाद जो बात हुई थी, विजय बाबू ने, चुन्नू मुन्नू के पिता ने पूछा था कि मुरली कितने में देते हो, तो उनसे वो कहता है, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दे दी? वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो मुरली वाले ने कुछ पैसे कम करके बताए हैं। अब देखिए आगे, जो मनुष्य का स्वभाव होता है उसी स्वभाव के अनुसार यहाँ भी विद्यार्थियों मनोविज्ञान की बात है कि प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव, जब बेचने वाला अपनी चीज़ कहता है कि ये इतने की है लेकिन आपको इतने कम में मैं दे रहा हूँ, तो सामने वाला ग्राहक जो है वो क्या मन में सोचता है, क्या कहता है, वही विजय बाबू सोचते हैं। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है
देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। तो विजय बाबू सोच रहे हैं कि मुरली वाला उनके ऊपर एहसान का बोझ लाद रहा है और कह रहता है कि तुम्हें ही दो पैसे में दे रहा हूँ। ये मानवीय स्वभाव है विद्यार्थियों। जो मनोविज्ञान है प्रत्येक व्यक्ति का, वो इसी तरह का होता है। तो लेखक को मनोविज्ञान की, बाल मनोविज्ञान की गहरी पकड़ है, गहरी समझ है, वो इन बातों से पता चलता है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 पैसा ही है। कि इसकी जो लागत है, असली दाम जो इसके मैंने दिए हैं बनाने के लिए, वो मैंने 2 पैसे ही दिए हैं। 2 पैसे में ही ये तैयार हुई है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, कि 2 मुरलियाँ मुझे दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। तो मुरली वाला बच्चों को उनकी पसंद के अनुसार मुरलियाँ दे रहा था, और वो अपनी जो मुरलियाँ हैं बेचने का काम है वहाँ से करता और आगे बढ़ जाता। यह बड़ी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये ले लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो यह क्या हुआ, ये लो पैसे वापस ले लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए ना पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम फिर भी यह ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। विद्यार्थी, जो उन बच्चों के पास, उस झुंड के पास वो मुरलियाँ बेच रहा था, बच्चों को दे रहा था, उन्हीं की बातचीत को यहाँ पर लिपिबद्ध किया है लेखक ने। यहाँ लिखा है कि किस तरह की बातचीत बच्चों और उस मुरली वाले में हो रही थी। अम्मा से पैसे कैसे मांगे जाते हैं, उनकी धोती पकड़कर लिपटना है, रोना है, रो कर के पैसे मांगने हैं, तब पैसे मिल जाएंगे। और अगर कोई अधिक पैसे लाया है तो उसको ठीक तरह से पैसे उसके वापस लौटाना। ये सारा जो एक दुकानदार और ग्राहक के बीच में वार्तालाप चलता है, वैसा ही वार्तालाप यहाँ चित्रित हुआ है। तो इस तरह से अपना सौदा करके, अपनी मुरलियाँ दे करके उन बच्चों को मुरली वाला आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतनी प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट न जो कराए सो थोड़ा है। तो मुरली वाला और बच्चों की जो वार्तालाप है, वो सारी रोहिणी, चुन्नू मुन्नू की माँ है, वो सुनती है। और विद्यार्थियों, वो विचार करती है, बात करती है कि सस्ता सौदा देता है, सस्ती चीज़ें बेचता है, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सही बात है विद्यार्थियों कि पेट के लिए हमें बहुत कुछ भाग दौड़ करनी पड़ती है। सारे क्रियाकलाप हैं जो वो पेट के लिए ही किए जाते हैं। अगर मनुष्य के पेट नहीं होता तो ये सारे क्रियाकलाप भी नहीं होते। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूर निकट की गली में सुनाई पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। तो उन्हें, रोहिणी को, चुन्नू मुन्नू की माँ को, वह स्वर भी बड़ा मीठा लगा। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। कुछ दिनों तक तो रोहिणी को ये बातें याद रही, लेकिन समय बीत गया, कई महीने बीत गए और वो मुरली वाला फिर से नहीं आया। उस तरफ
उसका स्वर नहीं सुनाई दिया तो उसकी याद भी है वो धीरे धीरे क्षीण हो गई। 8 मास बाद 8 महीने बीत गए। 8 महीने बाद की घटना का जिक्र यहाँ कहानी में हुआ है विद्यार्थियों। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित अर्थात विद्यार्थियों घुटनों तक लंबे केश राशि अर्थात सिर के जो बाल थे वो मकान की छत पर सुखा रही थी। इसी समय नीचे गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो विद्यार्थियों अब ये तीसरी तरह की आवाज़ है। पहले बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, फिर बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई माफ़ कीजिए मुरली वाला, और तीसरी आवाज़ है अब तीसरी 8 महीने बाद पुनः जो ध्वनि सुनाई दी है वो है मिठाई वाले के रूप में कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। तो वो आवाज़ उसे जानी पहचानी सी मालूम हुई, इसलिए वह उस छत से नीचे आ गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। तो मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। तो दादी से कहा गया है। दादी वृद्धा है लेकिन स्वयं रोहिणी चुन्नू मुन्नू की माँ उस अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर सकती। जैसी भारतीय परिवारों में परंपरा है कि महिलाएं हैं पर पुरुष से बातचीत नहीं करती है। आस पड़ोस का कोई व्यक्ति भी वहाँ गली में आता जाता हो, इसलिए रोहिणी बाहर नहीं जा सकती है, सबके सामने इस तरह से नहीं आती है। मान सम्मान के कारण वो उनसे बात नहीं करती है। तो उसी का चित्रण, उसी बात का चित्रण यहाँ किया गया है। दादी उठकर अपने कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों को सिवाय ये खांसी भी दूर कर सकती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। 1 पैसे की 16 गोलियां वो दे रहा था। उसकी विशेषता भी बताई कि वो किस तरह की है, रंग बिरंगी है, कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, कुछ गोल है, कुछ चपटी है, पहलदार है। तो ये सब तरह की वो गोलियों की विशेषता है और 1 पैसे की 4 वो गोलियां दे रहा है। तो काफ़ी पुरानी ये बात है विद्यार्थियों, काफ़ी पुराने समय में पहले लिखी गई कहानी है, इसलिए उस समय का जो भाव था उसी के अनुसार लेखक ने लिखा है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना इतना भी देता हूँ। अब यह मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। तो मिठाई वाले ने मना कर दिया, मैं 25 नहीं दे सकता। दादी ने कहा 25 गोलियाँ वो दे। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता नहीं। कहते हुए दादी के पोंपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट भी फूट निकली। दादी है वो वृद्धा है और बड़ा जीवन का अनुभव है उन्हें, लेकिन फिर भी वो एक मजाक के लहजे में कह रही है कि मुझे मोल भाव करना नहीं आता, जबकि मोल भाव वो बड़े अच्छे से कर रही थी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो क्या तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कुछ और चीज़ें लेकर? कि तुम पहले क्या चीज़ लेकर, कौन सी चीज़ बेचने के लिए आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। तो मिठाई वाला है वो सारी बातें, जब वो जिस तरह से जो चीज़ लेकर आया था बेचने के लिए वो बता देता है। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी
नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। तो सुख प्राप्ति के लिए, संतुष्टि की प्राप्ति के लिए मिठाई वाला ये सब व्यवसाय करता था, और यही मैं चाहता भी हूँ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूँ, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। तो क्या विशेष ऐसा कारण है कि वो ऐसी चीज़ें बेचने लगा है, इस तरह का व्यवसाय करने लगा है? तो वो बातें बताना नहीं चाहता है, लेकिन रोहिणी है वो पूछती है, सो कैसे, वह भी बताओ। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्ज न होगा, मिठाई में और भी कुछ ले लूँगी, कि मैं और भी मिठाई ले लूँगी, तुम अपनी कहानी मुझे सुना दो। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे भी ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वह सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। इस तरह घुल घुल कर रहता, माफ़ कीजिए, पुनः सुने, कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे, इस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसे जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो मिठाई वाले ने अपनी कहानी सुना दी कि उसके पास बहुत कुछ था, गाड़ी घोड़े, धन दौलत, पत्नी, बच्चे, सारा कुछ था, परिवार था, बड़ा अच्छा सुखी परिवार था। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि बच्चे भी चल बसे, पत्नी का भी देहांत हो गया, और अब वो उन्हीं बच्चों को दूसरे बच्चों में ढूंढता है। दूसरे को बच्चों को देखकर, उनको हंसते खेलते देखकर उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए वह इस तरह से घूमता रहता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। कहानी सुनाते हुए उस मिठाई वाले की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पोटली उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोले, अरे अरे, न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो विद्यार्थियों, उस मिठाई वाले ने अपनी कहानी सुनाई, वो बड़ा भावुक हो गया और एक आत्मिक लगाव उन चुन्नू मुन्नू के प्रति उसके मन में हो गया था, जो कि प्रत्येक बच्चे से उसके मन में पहले से ही था। तो वो कुछ अधिक और बढ़ गया था चुन्नू मुन्नू के प्रति अपनी कहानी सुनाने के बाद। इसलिए उसने मिठाई के पैसे नहीं लिए। दादी पैसे देना भी चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं ये पैसे अब इस बार नहीं लूँगा, और वो आगे बढ़ गया उसी तरह से गाते हुए कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। विद्यार्थियों, ये थी हमारी अध्याय 14 के अंतर्गत संकलित की गई कहानी मिठाई वाला, जिसका अध्ययन हमने आज की इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में किया। पाठ की PDF प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ भी आपको लिंक दिए गए हैं, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक के द्वारा भी। वीडियो डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।